So we have last last unit of PPCC 103, which is creativity, which is a demanding topic. आप लोगों का demanding topic था कि मैम ये ज़रूर पढ़ना है हमको. चलो तो आज पढ़ते हैं nature and aspects of creativity. But before starting creativity, मैं आप लोगों को एक problem दे रही हूँ. ये आप लोग 2 डॉट्स आप अपने कॉपी पेन में या कहीं पे भी आप इसको बनाओ और इसको सिंपली आपको बस ज्वाइन करना है. अब आप लोग ये मुझे ज्वाइन करके मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, पर्सनली भेजो. ओके, फटाफट. यू गाइज हैव ओनली 2 मिनट्स एंड 35 हो रहा है. 37 तक मुझे मिल जाने चाहिए सबके आंसर्स. 2 डॉट्स को बस सिंपली आपको ज्वाइन करना है, नथिंग मोर देन दैट. क्या बना रही हो? बस हाँ, अच्छा डिनर बना रही हूँ. अच्छा ओके ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी मुझे सिर्फ बहुत कम लोगों के डॉट्स मिले हैं ज्वाइनिंग के. व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी भेजो गाइस. ऑलरेडी इट्स 8:37 हो गया टाइम. अब उसने नहीं भेजा. सीमा, ओके, सीमा ऑलरेडी पढ़ चुकी है. ठीक है, फाइन. तो बस इसको मैं बाद में इवैल्यूएट करूँगी क्या है ये. इससे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं 10th यूनिट को पढ़ने के, क्रिएटिविटी को पढ़ने के. तो हम सबसे पहले समझेंगे क्रिएटिविटी क्या है. देन वील टॉक अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी. देन व्हाट आर द अप्रोचेस टू क्रिएटिविटी, साइकोडायनामिक, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल. ओके, एंड देन एक्सप्लेन करेंगे रिलेशनशिप को. बेसिकली समझेंगे कि क्या रिलेशनशिप है क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस का और क्या रिलेशनशिप है क्रिएटिविटी पर्सनालिटी का. एंड देन वील नो कि कैसे हम मेजर करेंगे क्रिएटिविटी को. एंड लास्ट we'll discuss about the ways of enhancing the creativity. तो क्रिएटिविटी इन सिंपल टर्म्स आपको पता होगा कि एक सिंपल तरीके से ना सोच के आप कुछ नॉवल, कुछ नया हट के सोच रहे हो. ओके, तो वो होता है क्रिएटिविटी. तो एग्जाम्पल्स पे नहीं जाते, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते. तो अब आपने ये 2 डॉट्स मैंने आप लोगों को बोला कि ज्वाइन करो आप, ठीक है, इसको. तो अब सभी ने क्या किया कि यूजुअली, अच्छा सब ने इसको, नॉट सब ने, कुछ लोगों ने, मैं बताऊंगी. सब ने मतलब 50% जो लोग होते हैं इसको ऐसे ही ज्वाइन करते हैं, सिंपल. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ नया नहीं किया. अगर क्रिएटिविटी हम यूज़ करते तो वी हैव मल्टीपल वेज टू ज्वाइन दीज डॉट्स. लाइक हम ऐसे भी कर सकते थे, हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते थे, राइट, हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, हम जिगजैग वे में भी कर सकते थे. ठीक है, वी हैव मल्टीपल वेज बट वी चूज दिस. ठीक है, क्यों? अभी समझेंगे क्यों. सो what is creativity? We all are creative in to various extents. We have exhibited creativity thinking at some point and or other when faced with life varied situation and challenges. अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस चीज़ में क्रिएटिव हूँ उस चीज़ में आप क्रिएटिव हो. क्रिएटिविटी में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, व्हाट आई बिलीव. कोई किसी चीज़ में क्रिएटिव होता है तो कोई किसी चीज़ में क्रिएटिव होता है. ठीक है, कैसे हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व कर रहे हैं,
वही होती है क्रिएटिविटी। ओके, वी हैव प्रॉब्लम सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, सॉरी प्रॉब्लम सिचुएशन ओरिजिनल स्टेट में, एंड देन वी हैव अ गोल स्टेट कि क्या इसका डिजायर्ड आउटकम आ सकता है, ठीक है। then we have rules using which we reach the desired state, but creativity goes beyond the conventional ways of thinking। अब ये था conventional way, इसी तरीके से हम सब सोचते हैं कि हाँ ठीक है, इस तरीके से डॉट को ज्वाइन कर देते हैं, बट अगर इससे हटके हम सोचें कुछ नए तरीके से तो फिर वो हो जाएगा क्रिएटिविटी में नॉवल वे ऑफ थिंकिंग। ओके, then creativity can be described in reference to people, the inventive acts or products, a new creation like a composition or an art sculpture or a scientific theory, right। अब यहाँ हर जगह में, जैसे अभी मैंने बोला ना कि हर तरीके से लोग, कोई आर्ट में अच्छे होंगे, कोई आप समझो कि कोई जो क्राफ्ट्स हैं उसमें अच्छे होंगे, कोई पोइट्री में अच्छा होगा, कुछ ने किसी ने कोई नया कुछ इन्वेंट ही करा है ना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से क्रिएटिव प्रोडक्ट है। ओके, सो क्रिएटिविटी कैन बी कंसिडर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन हु क्रिएट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो क्रिएट किया वो आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट हो, ठीक है, बट मैं समझ रही हूँ कि ये कुछ मैंने तो कुछ क्रिएटिव किया है। ओके, देन इन टर्म्स ऑफ मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन क्या है, मोटिवेशन कैसा है, लर्निंग, थिंकिंग, कम्युनिकेशन, and in terms of its products such as inventions, theories, poems and paintings। तो ये creativity के अंदर ये 3-4 चीज़ें आती हैं। ओके, then directly और चीज़ों पे बात करते हैं। then we'll talk about the Neville, Shaw and Simon 4 criterias for creativity। क्या 4 criteria हैं? सबसे पहला कि novelty होनी चाहिए, कुछ uniqueness होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स यूजफुलनेस भी होना चाहिए। कुछ ऐसा बनाना जो ना मेरे काम में आ रहा है ना किसी और के काम में आ रहा है, तो क्या फ़ायदा फिर, है ना। यूजफुलनेस भी होना चाहिए। हाँ निरंजना, आपने सही किया। ओके, देन आपको क्या कि जो प्रीवियसली एक्सेप्टेड आइडियाज़ हैं उनको रिजेक्ट करना है, लाइक यू ऑल डिड, लाइक नॉट ऑल, रविंद्र ने और अशोक सर ने उसको कन्वेंशनल वे में ही किया, पर जैसे कि निरंजना और सीमा, इन लोगों ने थोड़ा सा हट के किया कि नहीं, सीधी लाइन तो कोई भी बना देगा पर हम कुछ नया करते हैं, तो प्रीवियसली एक्सेप्टेड आइडिया को रिजेक्ट करके कुछ नॉवल आइडिया लेके आए, ठीक है। देन फिर इट रिजल्ट्स फ्रॉम क्रिएटिविटी, किसका रिजल्ट है, फ्रॉम इंटेंस मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस आना चाहिए, एंड देन इट कम्स फ्रॉम क्लैरिफाइंग अ प्रॉब्लम दैट वाज ओरिजिनली वेग। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो पहले समझ नहीं आ रही थी, देन आपने फाइनली उसको क्रिएटिवली सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्लैरिफाई कर दिया उस प्रॉब्लम को। ओके, these are some components, I think these are the criteria for creativity given by Neville, Shaw and Simon। ओके, देन ये सब छोड़ दो आप लोग, डायरेक्टली हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी की। तो एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी में क्या आता है, जैसे कि आपने गिलफोर्ड की थ्योरी पढ़ी है, ऐसा ही स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, ठीक है। गिलफोर्ड ने हमको क्या भी बताया था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो ये भी आपको पता होगा कि कन्वर्जेंट थिंकिंग वन प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग वन प्रॉब्लम मल्टीपल सोल्यूशन। बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग को एनकरेज ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि हम अगर इग्नू के ही आंसर राइटिंग की बात कर लें या इवैल्यूएशन की बात करें, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने यही हमेशा ऑब्ज़र्व किया है कि जो बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में लिख रहा है तो सिर्फ उसी के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बट अगर कोई बहुत ज़्यादा अपने वर्ड्स को यूज़ करता है, ये मेरे साथ भी मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, था मैंने कंटेंट अच्छा था पर बुकिश कंटेंट मैंने नहीं लिखा तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम दिए गए। फिर मैंने ट्राई किया कि नहीं मैं अब इसको ना बुकिश लैंग्वेज में लिखूँ, फिर देखते हैं क्या होता, देन आई गॉट गुड मार्क्स, है ना। तो यहाँ पे या ओवरऑल आप देखो स्कूल्स में भी यही चलता है कि टीचर यही बोलता है नहीं नहीं बुक में जो लिखा है आपको वैसे ही लिख के आना। मेरे स्कूल में तो यही होता था, आप लोगों के स्कूल में नहीं होता था, तो वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे यही चलता है, बट फोकस डाइवर्जेंट प्रॉब्लम, डाइवर्जेंट थिंकिंग पे भी होना चाहिए। अब यहाँ पे टीचर्स की गलती होती है कि टीचर्स सोचते हैं कि कौन इतना ध्यान से पढ़ेगा, हेडिंग्स अगर सेम है, सब हेडिंग्स सेम है, मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, चेकिंग में भी इवैल्यूएशन में भी आसानी होगी। और फिर होता भी ये है कि जो इवैल्यूएटर्स हैं या जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी, उनका नॉलेज का लेवल ही नहीं है,
आज के टाइम पे आप अगर देखो जो टीचर्स बन रहे हैं उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही नहीं है उतना कि बच्चों का समझो कि बच्चों का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा अच्छा है कि वो अच्छा लिख रहे हैं पर टीचर ही वो इवैल्यूएट नहीं कर पा रहा है। ये भी प्रॉब्लम्स मैंने तो बहुत देखी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, इवन सुना भी है काफ़ी लोगों से। हम लोग तो फील्ड में ही हैं जहाँ पे हम काउंसलिंग करते हैं बड़े बड़े लोगों की, है ना, जो बीएड वाले हैं या जो जो एजुकेशन में है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग कैन बी एग्जेम्पलीफाइड बाय द 9 डॉट प्रॉब्लम। ये 9 डॉट प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, ये इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग कि क्या क्या की एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 एस्पेक्ट्स: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलैबोरेशन। फ्लुएंसी के कितना फ्लुएंटली आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, जैसे कहते हैं ना फटाफट आइडियाज़ दिमाग में आ गए, है ना। आपको कोई वर्ड दे दो, आपको फटाफट कुछ नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, वोकैबुलरी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आइडियाज़ फटाफट आ रहे हैं, रैपिडली आ रहे हैं। देन एक्सप्रेशंस, एसोसिएशंस आप जल्दी जल्दी आप बिल्डअप कर ले रहे हो, तो ये है फ्लुएंसी कितनी है आपके थॉट्स में। ओके, देन फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है कि आपका फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है, है ना, कि आपको एक तरीके से ही अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे ही करते रहेंगे सारी ज़िंदगी। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वी शुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस, है ना, कि हम एक तरीके को, एक चीज़ को बहुत सारी तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे कि आप सोचो कि हम न्यूज़पेपर को किन किन पॉसिबल वेज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। न्यूज़पेपर को सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है, उसको किसी और चीज़ में यूज़ नहीं करना है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है फिर। ओके, देन ओरिजिनलिटी, आपको पता है कि कुछ आप ओरिजिनल अपना लेके आ रहे हो, यूनिक लेके आ रहे हो, नॉवल आइडियाज़ आप लेके आ रहे हो जो कि अनयूजुअल है ना, यूजुअल नहीं है, सबकी तरह नहीं है, कुछ अलग है, स्टैटिस्टिकली इनफ्रीक्वेंट है, नॉट ऑब्वियस है। ओके, then elaboration involves the ability to develop and describe an idea such as consequences of a hypothetical event। कि अब कुछ नया हम सोच रहे हैं, हमारी सोच ही वहाँ तक जा रही है, जैसे कि आइंस्टाइन की और जितने भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, स्टीफन हॉकिंग, अब्दुल कलाम, ठीक है, और भी जो बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, तो वहाँ वो लोग कुछ नया सोचते थे, ऐसे हाइपोथेटिकल इवेंट सोचते थे, तब जाके हमारे इतने इन्वेंशन हमारे सामने हैं। सिमिलरली हम सोचें कि क्या होगा अगर हमने अगर हम सोए ही ना, क्या होगा अगर सारे इंसान आसमान में उड़ने लगे, क्या होता अगर हमारे पास हम खाना ही ना खाते। क्वेश्चंस लाइक दिस फिर हम उसको एलैबोरेट करेंगे, तो ये सब क्रिएटिविटी में आता है। ओके, then we'll talk about the stages of creativity, but we'll not talk about this क्योंकि already हम ये 101 में पढ़ चुके हैं। प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, आहा यूरेका मूवमेंट, है ना, इंस्पिरेशन एंड देन वेरिफिकेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। कोई ऐसा है जो बोलेगा मैम नहीं पढ़ रहा है, मैंने पढ़ाया है, ये विद एग्जाम्पल्स पढ़ाया है, ठीक है, वो वीडियो देख लेना आप लोग। मुझे याद नहीं है किस यूनिट में था वो, आई थिंक लास्ट के किसी यूनिट में था, बट ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे देख लेना। ओके, देन अप्रोचेस की बात करते हैं, क्या अप्रोचेस हैं क्रिएटिविटी के। तो साइको एनालिटिकल अप्रोच जो कि सिगमंड फ्रूड का अप्रोच है, राइट, आप लोगों ने पढ़ा है ना, इट सुपर ईगो ईगो, हमने पर्सनालिटी की थ्योरीज में पढ़ा था। तो साइको एनालिटिकल अप्रोच क्या कहता है क्रिएटिविटी में कि ये ड्राइव्स का सब्लिमेशन है या विश फुलफिलमेंट है, कि कैसे हम अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए क्रिएटिवली नई नई चीज़ों को सोचते रहते हैं। इट इज़ डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डे ड्रीम्स एंड प्ले, हम कुछ नया सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्रूड, अनकॉन्शियस प्रोसेसेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिविटी। अनकॉन्शियसली क्या क्या चल रहा है हमारे माइंड में, सब्लिमेट कर रहे हो आप चीज़ों को, इसको यहाँ से इस्तेमाल ना करके हम कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल। तो फ्रूट की पूरी अप्रोच, तो अगर आप हर डिसऑर्डर में या हर तरीके से आप जहाँ जहाँ जो भी देखोगे तो वहाँ पे वो सिर्फ कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स की ही बात करते हैं। ओके, तो ये चीज़ माइंड में भी रखना। इन फ्यूचर आप सेकेंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, आप बहुत जगह पे मास्टर्स में आओगे, बहुत जगह पे, हर जगह पे पूरी साइकोलॉजी में आपको ये अप्रोचेस मिलेंगे, साइको एनालिटिकल, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव
और गेस्टाल्ट अप्रोच, है ना। तो ये सब जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, थ्योरी आपने पढ़ ली फर्स्ट ईयर में, उसी से रिलेट करके उन्होंने सारी चीज़ों को बोला है। बात कर लें डिसऑर्डर्स की, तो डिसऑर्डर्स में भी उन्होंने इसी तरीके से बात करी है कि जो कुछ हो रहा है अनकॉन्शियसली हो रहा है, अनकॉन्शियस। फिर अलग अलग ऑफकोर्स चीज़ें रहती हैं, वो हमको पढ़नी पड़ती हैं, बट मेन थीम जो है वो वही रहती है उनकी, ठीक है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच क्या कहती है कि हम नए नए एसोसिएशंस बनाते हैं, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था ना आपका इवान पावलोव वाले एक्सपेरिमेंट में, तो क्या एसोसिएशन ही तो बनाए थे, पेयरिंग ही तो करी थी आपके वेसल की और फूड की। तो उनका बेसिक अप्रोच भी यही है कि हम नए नए एसोसिएशंस बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, हमारी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट करती है। ओके, देन कॉग्निटिव अप्रोच फोकस करती है आपके अटेंशन पे, मेमोरी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिएटिविटी में, ठीक है। जब एक इंडिविजुअल takes in a wider range of stimuli and memory traces then focused attention and thus helps in creativity, जब सब कुछ सोच रहा है, एक इंफॉर्मेशन का एक वाइडर व्यू में देख रहा है, और मेमोरी ट्रेसेस जो माइंड में ऑलरेडी उसने कभी सुना, कभी सोचा, कभी किसी से कभी देखा, कुछ तो हुआ, मेमोरी ट्रेसेस हैं, तो इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं कॉग्निटिव अप्रोच, और इसी से मिलके बनती है हमारी क्रिएटिविटी, ठीक है। कॉग्निटिव अप्रोच ये कहती है, ठीक है। देन वील टॉक अबाउट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बात करती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, ठीक है, कि क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू मैस्लो, वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट करती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज में, कि जब आप अपना रियल सेल्फ, आप अपना समझो कि क्या हमें लाइफ का एम क्या है, गोल क्या है, किस लिए आए हैं दुनिया में, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट करती है। द एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी इज द प्राइमरी मोटिवेटर फॉर क्रिएटिविटी, कि जब वो टेंडेंसी आपके दिमाग में आ जाएगी, दिल में आ जाएगी कि हाँ मुझे वो स्टेट चाहिए, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला स्टेट चाहिए, देन आप ट्राई करोगे क्रिएटिविटी कि नए नए कैसे रिलेशनशिप्स हमको एनवायरनमेंट के साथ बिठाने हैं, कैसे हमको इनर कंडीशंस हमारी होनी चाहिए क्रिएटिविटी में। तो उन्होंने बोला कि 3 इनर कंडीशंस हैं क्रिएटिविटी में। एक्सटेंशनेबिलिटी, देयर इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए हम ओपन हैं। टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी एंड लैक ऑफ रिजिडिटी, रिजिड नहीं होना है, एम्बिग्विटी को टॉलरेट करना है, कि मतलब हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, पर पहले हम जो चीज़ अनक्लियर है, वेग है, हम उसको टॉलरेट करेंगे। ये हो गया पहला। दूसरा है इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन होना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस का, कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारी वजह से हो रहा है, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, तब हम क्रिएटिव हो सकते हैं। ओके, देन द एबिलिटी टू प्ले और टू टॉय विद एलिमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें क्या है कि आपको एक चैलेंज, ये बात हो रही थी ना वही, कि ये सब कैसे आता है जब आप चैलेंज की तरह चीज़ों को देखते हो, ऑटोनॉमस हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए, तो फिर हम उस चीज़ को फिर एक खेल की तरह समझते हैं कि हाँ मुझे अब ये करना है, ठीक है ना। तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। डिफरेंशियल अप्रोच में क्या है, यहाँ पे बात होती है 4 P's ऑफ क्रिएटिविटी के, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड पर्सन। प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड प्रेस। डायरेक्टली बात करते हैं क्या है ये पर्सन, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्रेस। पर्सन अप्रोच ऑफ क्रिएटिविटी फोकसेस ऑन द पर्सनैलिटी ट्रेड्स, कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स कैसी हैं। अगर आप यूनिट 1 देखोगे, वहाँ पे एक बॉक्स है, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि क्रिएटिव लोगों की पर्सनैलिटी किस तरीके की होती है। तो पहला चीज़ तो ये भी है कि पर्सनैलिटी के बेसिस पे क्रिएटिविटी है। ओके, देन प्रोसेस approach refers to the mechanism through which creativity occurs. It focuses mainly on the cognitive mechanisms underlying creative thinking and behavior. यहाँ पे डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटी ही प्रोसेस है, कि कैसे हम किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन क्रिएटिव एंड नॉन क्रिएटिव इंडिविजुअल्स एज इन अ पर्सन। नहीं, एक सेकेंड। द प्रोसेस अप्रोच एम्फेसाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी क्या है कि आपका मेथड क्या है चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, प्रोसेस क्या है। ओके, बाकी जो आपका पर्सन अप्रोच था वो इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा था। ओके, देन द प्रोडक्ट कि क्या फाइनल आउटपुट आया, फाइनल क्रिएटिव प्रोडक्ट क्या आया। ओके, सो इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ क्रिएटिव प्रोडक्ट।
As Simonton points out, the product approach is largely concerned with the productivity and achievement and focuses on individuals' creation rather than their personality, or the focus is facilitating creative production. ये आपको समझ में आया? यहाँ पे प्रोडक्ट पे फोकस किया जा रहा है, ऊपर आपका पर्सन पे फोकस किया जा रहा था और दूसरी जगह प्रोसेस पे फोकस किया जा रहा था, बट यहाँ पे एक्चुअल जो रिजल्ट है उस पर फोकस किया जा रहा है. एंड देन एट लास्ट प्रेस अप्रोच, ये है आपकी सिचुएशन पे फोकस करें, किस सिचुएशन में वो क्रिएटिव आउटकम आया, ये है प्रेस अप्रोच. यहाँ पे सिचुएशन देखी जाती है. ओके, किस स्टेट में थे, क्या फ्रीडम था, क्या ऑटोनॉमी थी, क्या गुड रोल मॉडल्स थे, क्या रिसोर्सेज थे, क्या इंकरेजिंग फैक्टर्स थे. ठीक है, तो ये सब कुछ, क्या क्रिटिसिज्म से हम फ्री थे, है ना. ऐसा तो नहीं कि टीचर्स या जो भी पीयर्स हैं वो इवैल्यूएट कर देते हैं, फ़ौरन ही क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि नहीं नहीं ये क्या है, ये क्या बना रहे हो, है ना. तो ऐसा सब कुछ था क्या, फिर क्या क्रिएटिविटी में क्या क्या रिजल्ट आया है. ओके, तो ये 4 अप्रोचेस हैं जो कि हैं डिफरेंशियल, ये 4 डिफरेंट अप्रोचेस हैं ऑफ क्रिएटिविटी. ओके, डिफरेंशियल अप्रोच लास्ट आप लोग छोड़ दो, 3-4 अप्रोचेस पढ़ लें, दैट इज इनफ. ओके, ये छोड़ देना आपको. देन कोरिलेट्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी पर्सनालिटी. तो क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीक़ों से देखा जाता है. इट स्टेट दैट हाई इंटेलिजेंस डज नॉट गारंटी क्रिएटिविटी, है ना. यहाँ पे थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि हाई इंटेलिजेंस गारंटी नहीं करता है कि आप क्रिएटिव हो गए. IQ भले ही आपका कितना भी हो, बट ज़रूरी तो नहीं आप क्रिएटिव हो. बट एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होनी चाहिए फॉर क्रिएटिव. ठीक है, फॉर टू बी क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव होने के लिए थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होना तो ज़रूरी है. An above average intelligence is necessary for high level of creativity. अब ये कहता है आपका स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेसिस या थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस यही कहता है. एंड देन some of the you can say psychologists or authors supported this threshold hypothesis for the interplay between intelligence and creative potential. Further, they found that once the intelligence threshold is met, पर्सनैलिटी फैक्टर्स बिकम मोर प्रेडिक्टिव फॉर क्रिएटिविटी. कि हाँ, अगर इतना इंटेलिजेंट है बंदा तो ये क्रिएटिव भी हो सकता है. यहाँ पे प्रेडिक्टिविटी आ जाती है कि हाँ चलो इतना हो ही सकता है, चांसेस तो हैं. पर अगर बिल्कुल ही डम है तो कहते हैं कि हाँ ये क्रिएटिव, वहाँ पे फिर लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि अरे ये इतना काम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना. देन अब बात करते हैं आपके 5 पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस गिवन बाय स्टर्नबर्ग और ओहारा. अब सबसे पहला उन्होंने क्या बोला कि क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस का पार्ट है. फिर उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी का पार्ट है. ये पॉसिबल रिलेशनशिप्स बनाए इन्होंने. फिर उन्होंने बोला कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस दोनों अलग अलग हैं. ओके, बट सॉरी आइडेंटिकल सेट्स हैं, अलग अलग ही हैं एक तरीके से समझो, बट एक जैसे भी हैं, पर अलग अलग स्पेक्ट्रम पे हम इसको देखते हैं. देन फिर उन्होंने बोला कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंट हैं पर ओवरलैपिंग हैं एक दूसरे के. एंड देन एट लास्ट ही सेड कि दोनों बिल्कुल अनरिलेटेड हैं. ओके, क्रिएटिविटी अलग है, इंटेलिजेंस अलग है. ओके, तो ये 5 पॉसिबल रिलेशनशिप्स बनाए स्टर्नबर्ग एंड ओहारा ने. ओके, और इसके अंदर क्या है क्रिएटिविटी के अंदर, क्रिएटिविटी एंड पर्सनालिटी. देखो ये होते हैं पर्सनालिटी के ट्रेट्स. अब क्या कैसा होना चाहिए, वर्बली फ्लुएंट होना चाहिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए. ठीक है, क्रिएटिव जो होगा उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स इस तरीके के होंगे. अपनी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को वैल्यू करता होगा, इंजॉय करता होगा, इंटेलेक्चुअल मैटर्स में एंगेज होना, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होंगे. ठीक है, अनकन्वेंशनल थिंकिंग का पैटर्न होगा. ठीक है, प्रेफर करता होगा ताकि हम नई नई चीज़ों को सोचें. एस्थेटिक वैल्यूज़ होंगी उसकी, बोल्ड होगा, करेजियस होगा और रिस्क लेने के लिए और चैलेंजेस लेने के लिए ऑलवेज रेडी होगा. तो ये आपका कुछ पर्सनालिटी के ट्रेट्स देखे गए हैं और क्रिएटिव इंडिविजुअल्स. ओके, then however creativity is too complex to be explained only by intelligence and personality. It also relates with motivation, interest, self-efficacy and contextual factors. Hence a comprehensive approach is required to study creativity. ये तो comprehensive approach नहीं है, उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर बात करी. ओके, एंड देन असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं क्रिएटिविटी का. तो टेस्ट हैं कुछ,
आपका DPT है, RAT है। ओके, तो अब ऐसा कुछ आया नहीं है अभी तक मार्केट में कि हम ट्रूली इवैल्यूएट कर पाएँ कि क्या क्वालिटी को तो हम ऑफ कोर्स नहीं इवैल्यूएट कर सकते। अब किसी के लिए क्रिएटिव प्रोडक्ट जिसने भी बनाया उसके लिए वो बहुत अच्छा होगा, है ना, उसका परसेप्शन उसके लिए बहुत अच्छा होगा, इवन कुछ लोगों के लिए भी होगा, पर कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, है ना। तो ये भी देखा जाता है क्रिएटिविटी में। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है या ये कम क्रिएटिव है। ओके, पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ क्रिएटिविटी जो कि हैं आपके फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलैबोरेशन, ये हमने पढ़ा। इसके बेसिस पे टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं। तो पहला है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन टेस्ट। ये बेस्ड है गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पे। ओके, अब यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस दिए ओपन एंडेड आंसर्स दिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप एक कप का इस्तेमाल किन किन तरीक़ों से कर सकते हो। नेम एज मेनी यूजेस एज यू कैन थिंक ऑफ फॉर अ कप। बताओ, आप लोग मुझे बताओ, आप लोग एक कप को, नॉर्मल एक जो कप होता है चाय का कप, उसको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। यस गाइस, प्लीज़ आंसर। राइट, राइट। और आप लोग बताओ। वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स, कुछ अलग सा कुछ आपके माइंड में आ रहा हो। यस सीमा। क्वेश्चन यही है ना कि आप एक जो नॉर्मल चाय का कप होता है, टी कप, आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो, मतलब किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा ही बहुत सारे तरीक़ों से हम ये, हाँ, राइट। तो यही है एक्चुअली ये डाइवर्जेंट प्रोडक्शन टेस्ट कि आप एक क्वेश्चन को किन किन अलग अलग तरीक़ों से आंसर कर रहे हो। तो ये होता है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन टेस्ट में। एंड हाउ मेनी पिक्चर्स ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट्स यू कैन मेक यूजिंग अ सर्कल इन 1 मिनट, इस तरीके की बहुत सारे उसमें चीज़ें रहती हैं, ठीक है। Then divergent production test battery consists of many tests based on different components of Guilford divergent production. Another widely used test is Torrance test of creative thinking. It consists of 7 verbal tests कि कैसे आप creatively words को think कर सकते हो, ठीक है। Then 3 figural test होता है, उसमें पिक्चर्स को आप creatively कैसे क्या क्या आप अरेंज कर सकते हो, क्या क्या इस पिक्चर्स के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ है। देन रिमोट एसोसिएट टेस्ट हैं और इसमें रिलेशनशिप्स हम फॉर्म करते हैं। ओके, व्हाट सिंगल वर्ड इज़ रिलेटेड टू द वर्ड्स स्क्वायर रूट, कॉफ़ी, किचन, इस तरीके के उसमें सारे टेस्ट होते हैं। ओके, कभी मुझे ये मिलेंगे टेस्ट तो मैं आप लोगों को भी करवाऊँगी ये टेस्ट। ओके, नेक्स्ट और भी टेस्ट हैं, आप लोग देख लेना इसको। बस एक लास्ट बताया, पस्सी ऊषा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम। ये इसमें 7 आइटम्स आते हैं जो कि नॉन वर्बल हैं नेचर में, ड्राइंग फॉर्म में है। ये ओरिजिनलिटी और एलैबोरेशन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी को मेजर करता है। ओके, देन एट लास्ट, आई थिंक लास्ट टॉपिक ही है ये, हाँ, कि कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं क्रिएटिविटी को, ठीक है। तो ये इन्होंने आई थिंक टीचर्स के लिए बताया है कि children are generally observed to be more creative than adults. Creativity in children can be observed in the form of symbolic play, imaginative possibilities they engage in. However, children grow our process of education and socialization focusing more on conformity, tend to suppress the creativity in them and even punish them for their expression of creativity. देखा होगा आपने, घर में कुछ बच्चा नया नया अगर कुछ काम भी कर दे तो भी उन्हें डांट पड़ जाती है कि क्या कर रहे हो, मेरा घर खराब कर दिया, मेरे बर्तन खराब कर दिए, मेरे कपड़े खराब कर दिए, पर आप उनकी क्रिएटिविटी उसमें नहीं देख रहे, है ना।
तो ये टीचर्स के लिए है या अडल्ट्स के लिए है या पेरेंट्स के लिए है कि सबसे पहला तो रिस्पेक्टफुल होना है टू द अनयूजुअल क्वेश्चंस, रिस्पेक्टफुल होना है उनके इमेजिनेटिव जो भी इमेजिनेटिव चीज़ें वो कर रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए रिस्पेक्टफुल होना है। आपको स्टूडेंट्स को शो करना है दैट देयर आइडियाज़ हैव वैल्यू, कुछ तो है जो वो बोल रहे हैं उसका कुछ वैल्यू है, जो भी आइडियाज़ वो दे रहे हैं हाँ उसका कुछ अहमियत है। Occasionally have students to do something for give something them for practice without the threat of evaluation, कि आप ये अपनी मर्जी से करो, आपको जैसे भी करना है, घबराना नहीं है कि बाद में किस तरीके से उसके मार्क्स हैं या कुछ हैं। ओके, then tie an evaluation with causes and consequences, then encourage the self initiated learning and evaluate। तो ये कुछ स्टूडेंट टीचर्स और peers के लिए, सॉरी नॉट peers के लिए, adults के लिए, पेरेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ओके, देन यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्रिएटिवोजेनिक सोसाइटी की। The expression of creativity can be fostered by activities as simple as child play, which stimulates the imagination. Haredi, a psychoanalyst, has proposed that the society can promote or inhibit the creativity of its citizen by its values and resources. इन्होंने बोला था क्रिएटिवोजेनिक सोसाइटी का, ऐसी सोसाइटी जो प्रमोट करती है क्रिएटिविटी को, ठीक है। He specified 9 presumably creativogenic socio-cultural factors for creativogenic society. क्या factors? Availability of cultural or certain physical means to all citizens without discrimination. कि सारी चीज़ें जो resources हैं वो सारे citizens को मिलनी चाहिए, discrimination नहीं होना चाहिए. Openness to cultural stimuli. Okay, then stress on becoming or not just on being. कुछ बनना है, जैसे हो वैसे नहीं, कुछ बनने पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। And then free access to cultural media for all citizens without discrimination. फ्रीडम होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए बच्चों का या जो भी हैं लोग, टॉलरेंस होना चाहिए फॉर डाइवर्जेंट व्यूज़, प्रमोशन ऑफ इंसेंटिव्स एंड अवार्ड्स, ठीक है। इन सब से भी क्रिएटिव प्रोसेस, अगर आप क्रिएटिव कुछ आउटकम या रिजल्ट कुछ भी लेके आओगे क्रिएटिव प्रोडक्ट, तो उसके बेसिस पे आपका इंसेंटिव्स अवार्ड्स भी मिलेंगे, तभी तो क्रिएटिविटी प्रमोट होगी ना। तो ये सारी चीज़ों पर बात करी थी एराइटी ने। अगर आपकी सोसाइटी में प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा क्रिएटिवोजेनिक सोसाइटी, बट आई डोंट थिंक सो हमारे इंडिया में इसको इतनी वैल्यू दी जाती है। ओके, तो ये था। और प्रॉब्लम क्या क्या आती है, ब्लॉक्स, इमोशनल और परसेप्चुअल ब्लॉक्स बन जाते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन में, ये बैरियर्स होते हैं। मेंटल सेट, आपने मेंटल सेट फिक्स कर लिया है, सेट पैटर्न कर लिया है, स्टीरियोटिपिकल वेज ऑफ थिंकिंग है हमारे, जो चीज़ का जैसा इस्तेमाल है वैसा ही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। अगेन फंक्शनल फिक्सनेस है, जो चीज़ का जैसा फंक्शन है वैसा ही हम करेंगे, है ना। मेंटल सेट में एक और चीज़ भी आती है कि अगर ये प्रॉब्लम हम सालों से इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो अभी भी हम वैसे ही करेंगे, कुछ नया नहीं सोचेंगे। ओके, मेंटल सेट ही वैसा बन गया है कि अगर इस तरीके से सॉल्व हो रही है तो नया क्यों सोचना, है ना। देन फंक्शनल फिक्सनेस है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। देन कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं क्रिएटिविटी को, सबसे पहला Principles for fostering creativity: introduce a variety of instructional materials need to be used to facilitate different forms of students' expression. Develop a favorable attitude towards creative achievement. Provide encouragement. Foster the creative abilities of children through feedback and support. Okay, then provide reinforcement for engaging in creative. बार बार आपको reinforcement देना है किसी न किसी तरीके से, ताकि वो creative work में engaged रहे। देन सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। देन टेक्निक्स क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये होता है एक तरीके का ग्रुप अप्रोच है जहाँ बहुत सारे लोग मिलके एक आइडिया पे बात करते हैं, तो वहाँ पे नई नई बातें आती हैं, ठीक है, नए नए आइडियाज सामने आते हैं। ओके, कुछ गाइडलाइंस हैं इसकी, 4 बेसिक गाइडलाइंस फॉर द ग्रुप। इवैल्यूएशन ऑफ आइडियाज withheld until later, thus ruling out criticism। जब तक आइडिया हम निकालते रहेंगे तब तक कोई ऐसा आइडिया नहीं निकल के आ जाए जिसका कोई क्रिटिसिज्म है ही नहीं। जैसे कि हम 5-6 लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तब तक उस टॉपिक पे बात होती रहेगी जब तक उसके क्रिटिसिज्म का एंड ना हो जाए। कि अब कोई ऐसा टॉपिक किसी ने दे दिया, लेट्स से कि निरंजना ने कोई ऐसी बात कह दी कि अब मैं कोई भी उसको क्रिटिसाइज ही नहीं कर पा रहा है,
तो वो फिर ख़त्म बात वहाँ पे, वो आइडिया बेस्ट आइडिया है। ओके, द वाइल्डर द आइडिया द बेटर, सबसे खतरनाक जो आइडिया होगा ना, सबसे मस्त वही आइडिया होगा। ओके, द ग्रेटर द नंबर ऑफ आइडियाज द बेटर, ठीक है, सब जितने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे उतना अच्छा है। एंड पीपल कैन कंबाइन 2 और मोर आइडियाज़ प्रपोज्ड बाय अदर्स, हम 2-3 लोगों का आइडियाज़ को कंबाइन करके भी कुछ नया बना सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे रूल ये है कि आपको डिबेट करेंगे ऑफ कोर्स, बट एक हेल्दियर डिबेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं या कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, वो सब नहीं आना है, ठीक है। वहाँ पे एक दूसरे को एनकरेज करना है, फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स्ड माइंड के साथ ये सारे सेशंस होने चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। साइनेक्टिक्स जो कि एक मेथड है जॉर्डन का, दैट एनकरेज द यूज ऑफ एनालॉजीज हम यहाँ पे यूज करते हैं। द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट एंड अपेरेंटली इररेलेवेंट आइटम्स, अलग अलग चीज़ों को, इररेलेवेंट आइटम्स को आप ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, एनालॉजीज बना रहे हो ताकि हम कुछ नया लेके आए। स्ट्रेंज को फेमिलियर बनाना है, फेमिलियर को स्ट्रेंज बनाना है, फिर उससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। ओके, देन और इसको बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। और क्या बचा है, 6 हैट्स मेथड बचे हैं कि आपको इमेजिन करने हैं कि आपके पास 6 अलग अलग कलर्स के हैट हैं, ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, जो भी कलर्स हैं। अब उनको आपको रखना है कि अगर रेड हैट हम रखेंगे तो फिर हम इस सिचुएशन को किस तरीके से देखेंगे, फिर ब्लू हैट में हम उस सिचुएशन को किस तरीके से देखेंगे, ग्रीन हैट में कैसे, येलो हैट में कैसे, पिंक हैट में कैसे। तो 6 पॉसिबल फिक्शनल कलर्ड हैट्स हमको रखने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमको 6 अप्रोचेस रखनी है। फिर हमारा यहाँ से समझ रहे हो कि डाइवर्जेंट क्या हो रही है, हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो रही है। तो ये 6 हैट मेथड्स भी हैं जो कि डिबोनो ने दिया है हमको, 1985 में। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हमारी क्रिएटिविटी इन्हांस हो सकती है। ओके, दैट्स इट, हमारा 10th यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसी के साथ साथ हमारा ये देखो 9 रॉड प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ये यहाँ पे गिवन है। ओके, और हमारा 103 भी कंप्लीट हो गया, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट।